वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th का आपका इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का पेपर। देखिए, हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2025 का आपका इकोनॉमिक्स का पेपर आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 23, टोटल टाइम आपका 3 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स आपके रहने वाले हैं 80 नंबर के। तो आप देखिए, ए सेट आपको दिया हुआ है, तो आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए देखते हैं। निर्देश आपको इस प्रकार से दिए जाएंगे परीक्षा में, आपको निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। देखिए, अगला पहला प्रश्न आपका आता है, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। 6 नंबर के आपके सही विकल्प पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इनको। सबसे पहला आपका है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, ऑप्शन व्यक्तिगत इकाई, दूसरा है आपका राष्ट्रीय, तीसरा आपका पूर्ण रोजगार, चौथा है आपका उपरोक्त सभी। तो ये पहले वाले में आपका आ बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत इकाई। दूसरा है आपका, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, उपरोक्त सभी। तो सा इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल शून्य होती है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, औसत वक्र का आकार होता है। तो देखिए, औसत वक्र का आकार कैसा होता है, यू अक्षर के जैसा होता है। आ वाला इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ही आपके लिए IMP, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। औसत लागत वक्र का आकार यू अक्षर जैसा होता है, ये हर बार आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। अगला है आपका चौथा, कृषि उत्पादनों के लिए कीमत निम्नतम सीमा को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, निम्नतम सीमा को न्यूनतम समर्थन मूल्य उसको कहा जाता है। अगला है आपका पांचवा, समूह की बनावट पर ध्यान न देना किस अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है। तो ये किस अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है, तो इसमें बा वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र की समस्या है। तो इस प्रकार से आपको करना है। अगला है आपका, भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, हाँ वाला इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का क्या है, केंद्रीय बैंक कहा जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से हो जाते हैं आपके सही विकल्प पूरे। अगला आपका आता है, देखिए, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। 6 नंबर के आपके पूछे जाते हैं रिक्त स्थान। तो चलिए रिक्त स्थानों को देख लेते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, पहला आपका रिक्त स्थान है, एक व्यक्तिगत उपभोक्ता का व्यवहार अर्थशास्त्र का अंग है। तो किस अर्थशास्त्र का अंग है, तो इसमें आपको लिख देना है व्यष्टि। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग है, व्यष्टि इसमें आपको लिख देना है। अगला है, कुल परिवर्तनशील लागत बराबर कुल लागत माइनस, तो माइनस आपका हो जाएगा स्थिर लागत। स्थिर लागत इसमें आपको लिख देना है माइनस स्थिर लागत। तो इस प्रकार से आपको स्थिर लागत लिख देना है। अगला है आपका तीसरा, दीर्घकालीन कीमत को कीमत भी कहा जाता है। तो दीर्घकालीन कीमत को सामान्य कीमत भी कहा जाता है, सामान्य इसमें आपको लिख देना है, सामान्य इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, राष्ट्रीय आय का अध्ययन व्यष्टि दृष्टिकोण से नहीं बल्कि समष्टि दृष्टिकोण से किया जाता है, समष्टि इसमें आपको लिख देना है। अगला है, राष्ट्रीय आय में केवल आय को सम्मिलित किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में केवल किसी देश के निवासियों की कुल आय को ही सम्मिलित किया जाता है, तो इसमें आपको लिख देना है किसी देश के निवासियों की कुल आय को सम्मिलित किया जाता है। अगला है, रक्षा ब्याज भुगतान आदि पर किए जाने वाला व्यय क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है गैर योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय इसमें आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से देखिए, आपके रिक्त स्थान हो जाते हैं बच्चों पूरे। अगला आपका आता है तीसरा, सत्य असत्य का चयन आपको करना है। देखिए, 6 नंबर के आपके सत्य असत्य पूछे जाते हैं। तो चलिए सत्य असत्य को देख लेते हैं। सबसे पहला आपका क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में, अगला है आपका, देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में समूह का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा असत्य। असत्य इसमें आपको लिख देना है। फिर आपका दूसरा, कीमत तथा मांग हमेशा सीधा संबंध होता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य आपका हो जाएगा, असत्य इसमें आपको लिख देना है। अगला है तीसरा, देखिए, कुल उत्पादन को MP से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका असत्य हो जाएगा, असत्य इसमें आपको लिख देना है। फिर आपका व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य आपको हो जाएगा। अगला है, उपभोग फलन अपूर्ण रोजगार साम्य की व्याख्या करता है। ये भी आपका सत्य हो जाएगा।
फिर आपका बैंक दर बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो सत्य इसमें आपको कर देना है, इस प्रकार से आपको सत्य लिख देना है। तो देखिए सत्य सत्य आपके हो जाते हैं पूरे। अगला आपका आता है सही जोड़ी आपको बनानी है, स्तंभ आ को स्तंभ बा से आपको मिलाना है। तो चलिए देखते हैं इनको। पहला है आपका सबसे पहले एनएनपी। तो एनएनपी को आपको किससे मिला देना है? तो देखिए एनएनपी को आपको मिला देना है सबसे पहले शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से एनएनपी को आपको मिला देना है। फिर आपका जीएनपी, जीएनपी को आपको मिला देना है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। फिर आपका वस्तु विनिमय की कठिनाई, तो देखिए वस्तु विनिमय की कठिनाई है दोहरे संयोग का अभाव। फिर आपका एमपीसी, एमपीसी को आपको किससे मिला देना है? ई वाला आपका हो जाएगा सीमांत उपभोग प्रकृति से आपको मिला देना है। केंद्रीय बैंक, तो देखिए केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई को केंद्रीय बैंक आपका कहा जाता है। व्यावसायिक बैंक कौन सा है? एसबीआई को व्यावसायिक बैंक कहा जाता है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम होना। ये एफ वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आपकी जोड़ी हो जाती है पूरी, आपको इस प्रकार से जोड़ी मिला देना है। अगला है आपका एक शब्द वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। देखिए 7 नंबर एक शब्द वाक्य में उत्तर आपसे पूछे जाएंगे, देखिए 7 नंबर के। तो चलिए इनको देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है? तो इसमें आपको लिख देना है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। कौन सा? सूक्ष्म अर्थशास्त्र आपको लिख देना है। यह है व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम। दूसरा आपका है क्या? जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता कैसी होती है? तो अधिकतम हो जाती है कुल उपयोगिता। अधिकतम इसमें आपको लिख देना है, अधिकतम इसमें आपको लिख देना है। अगला है आपका देखिए एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? कुल उत्पाद कहलाती है। कुल उत्पाद आपको लिख देना है और टीपी से आप इसको दर्शा सकते हैं, टीपी आपको कर देना है। अगला है आपका प्रति इकाई लाभ का सूत्र आपको बताना है। तो प्रति इकाई लाभ का सूत्र आपका क्या हो जाएगा? प्रति इकाई उत्पादन लागत माइनस बिक्री। प्रति इकाई उत्पादन लागत माइनस बिक्री, ये वाला आपको लिख देना है। अगला है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे से क्या संबंध है? तो वो है एक दूसरे के पूरक है एक दूसरे के, इस प्रकार से आपको कर देना है। फिर आपका जीडीपी का पूरा नाम, तो जीडीपी का पूरा नाम क्या हो जाएगा बच्चों? जीडीपी का पूरा नाम है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का पूरा नाम आपका हो जाएगा। फिर आपका मूल्य का संचय मुद्रा का कौन सा कार्य है? तो मूल्य का संचय मुद्रा का प्रमुख कार्य है। प्रमुख कार्य इसमें आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से देखिए आपके हो जाते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर पूरे। अगला आपका आता है क्वेश्चन आंसर आपके आ जाते हैं। देखिए 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। और सबसे पहले आपका छठा अथवा में भी आपको दिया है सीमांत उपयोगिता का अर्थ आपको बताना है। अथवा में आपका है मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता आपको बतानी है। तो पहले प्रश्नों को देख लेते हैं फिर आंसर देखेंगे। देखिए 7वां आपका है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसा होता है? अथवा में क्या है? अवसर लागत की अवधारणा को समझाइए। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। देखिए छठे का आंसर आपका इस प्रकार से हो जाएगा सीमांत उपयोगिता का अर्थ। तो ये हो जाएगा सीमांत उपयोगिता का आपका अर्थ आपको बताना है। फिर आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, तो देखिए ये हो जाएंगी मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व और सरकारी नियंत्रण एवं नियमन। तो इस प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता हो जाएगी। 7वां देखिए उत्पादन संभावना वक्र, और देखिए इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। और अवसर लागत की अवधारणा, इस प्रकार से अवसर लागत की अवधारणा आपका हो जाएगा। आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब बच्चों जरूर से कर दें। देखिए 8वां है आपका सीमांत लागत और औसत लागत में आपको अंतर बताने हैं। 2-2 नंबर के आपके प्रश्न है। अथवा में भी आपका दिया है परिवर्तनशील लागत का आपको अर्थ बताना है। 9वां आपका है बाजार संतुलन का आशय आपको करना है। अथवा में क्या है मांग की कमी से कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है आपको बताना है। तो इस प्रकार से देखिए 9वां हो जाएगा आपका। फिर आपका 8वां देखिए 8वें का आपका आंसर सीमांत और औसत लागत में अंतर, तो पहले तो परिभाषा फिर हो जाएगा आपका गणना। तो इस प्रकार से आपको करना है। फिर आपका परिवर्तनशील लागत का अर्थ, तो ये हो जाएगा आपका परिवर्तनशील लागत का अर्थ। फिर आपका 9वां प्रश्न बाजार संतुलन का आशय आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका बाजार संतुलन का आशय। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा
फिर आपका मांग में कमी से कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए यदि किसी वस्तु की मांग घटती है तो और आपूर्ति समान रहती है तो बाजार में उस कीमत कम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा 10वां। देखिए 2 नंबर के आपके प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं। अथवा वाला आपका है राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां आपको बतानी है। 11वां है आरबीआई के 2 कार्य आपको बताने हैं। अथवा वाला आपका है एक देश का केंद्रीय बैंक किन रीतियों से साख को नियंत्रित करता है। तो सभी के आंसर देख लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका 10वें का आंसर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी का अर्थ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर आपका राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां, तो देखिए उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, 3 विधियां आपकी हो जाएंगी। देखिए 11वां इस प्रकार से आपको पूछा है आरबीआई के 2 कार्य आपको बताने हैं। तो ये हो जाएंगे आरबीआई के 2 कार्य, मौद्रिक नीति का संचालन, बैंकों का नियमन एवं नियंत्रण। फिर आपका केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण की विधियां, तो ये हो जाएंगी साख नियंत्रण की विधियां, मौद्रिक उपकरण, प्रत्यक्ष नियंत्रण। फिर आपका 12वां सीमांत उपयोगिता प्रवृत्ति को आपको परिभाषित करना है। और अथवा में आपका क्या है, सामूहिक मांग से क्या अभिप्राय है। 13वां देखिए राष्ट्रीय आय गणना की किन्हीं 2 विधियों के आपको नाम बताने हैं। अथवा वाला आपका है सरकारी बजट के कोई 2 उद्देश्य आपको बताने हैं। तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। देखिए 12वें का आंसर इस प्रकार से आपको हो जाएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा। और फिर देखिए सामूहिक मांग का अर्थ आपको बताना है। तो ये हो जाएगा सामूहिक मांग का अर्थ। फिर आपका 13वें का उत्तर राष्ट्रीय आय की गणना की 2 विधियां कौन सी है, उत्पादन विधि और आय विधि। सरकारी बजट के उद्देश्य क्या है, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, संपत्ति एवं आय के पुनर्वितरण को बढ़ावा देना। फिर आपका 14वां देखिए अल्पकाल तथा दीर्घकाल किसे कहते हैं आपको बताना है। और बचत रेखा किसे कहते हैं, ये वाला आपको बताना है। 2 नंबर के आपके प्रश्न है। तो 14वें का आंसर इस प्रकार से आपको हो जाएगा अल्पकाल। और फिर हो जाएगा आपका दीर्घकाल, इस प्रकार से आपको करना है। बचत रेखा देखिए, बचत रेखा एक ग्राफ होता है जो उपभोक्ता आय और वस्तुओं की कीमतों के आधार पर अधिकतम क्रय क्षमता को दर्शाता है। तो ये आपको हो जाएगा। फिर देखिए 15वां अनादिमान वृत्त किसे कहते हैं आपको बताना है। अथवा वाला आपका क्या है, अनादिमान मानचित्र किसे कहते हैं। 16वां देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं आपको बतानी है। 3 नंबर के आपके प्रश्न है। देखिए और आपको क्या बताना है, अथवा में है किसी अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या आपको बतानी है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 15वें का आंसर अनादिमान वृत्त आपको बताना था। और ये है अनादिमान मानचित्र। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। 16वें का आंसर देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं, तो यहाँ व्यक्तिगत इकाइयों का व्यवहार का अध्ययन करती है, मांग और आपूर्ति के नियमों पर आधारित है, यहाँ संसाधनों के कुशल आवंटन की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या आपको बतानी है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। फिर आपका 17वां 3 नंबर का आपका प्रश्न है। तो देखिए इनको देख लीजिए। क्या है आपका पूर्ण प्रतिस्पर्धा के कोई 3 लक्षण आपको बताने हैं। अथवा वाला आपका है लाभ अनाधिमीकरण की 3 शर्तें आपको लिखनी है। 18वां देखिए समग्र मांग और इसके 2 घटक आपको बताने हैं। अथवा वाला है न्यून मांग किसे कहते हैं, ठीक करने के 2 उपाय आपको बताने हैं। तो आंसर देख लेते हैं। देखिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा के 3 लक्षण इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। और लाभ अधिगमन की 3 शर्तें आपकी इस प्रकार से हो जाएंगी। आप इनको देख सकते हैं। तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए 18वें का आंसर आपका इस प्रकार से हो जाएगा समग्र मांग का अर्थ और समग्र मांग के घटक। फिर आपका न्यून मांग, और न्यून मांग आपका इस प्रकार से हो जाएगा न्यून मांग ठीक करने के उपाय आपके इस प्रकार से हो जाएंगे। फिर आपका 19वां देखिए राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में आपको अंतर बताना है। 3 नंबर का आपके प्रश्न है, तो इनको आप देख लीजिए अच्छी तरह से। फिर आपका राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे में अंतर आपको बताने हैं। 20वां देखिए जब सीमांत उपयोगिता घटती है तो कुल उपयोगिता कैसी होती है, और मांग कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियां आपको बतानी है। 4 नंबर के आपके प्रश्न हैं, तो जल्दी से आप इनको देख लीजिए। देखिए राजस्व व्यय, राजस्व पूंजीगत व्यय, इस प्रकार से अंतर आपको हो जाएगा। राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, इस प्रकार से आपकी प्राप्तियां हो जाएंगी। 20वां देखिए सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता का संबंध, और ये इस प्रकार से श्रेणियां आपकी हो जाएंगी। तो आप इनको अच्छी तरह से देखते जाएं। फिर आपका 21वां हाश मान सीमांत उत्पादन नियम
परिवर्ती अनुपात नियम का आपको चित्र बनाना है और समझाना है। और इस प्रकार से उत्पादन फलन की संकल्पना आपको करनी है। 22वां देखिए, इस प्रकार से 4 नंबर का आपका 22वां प्रश्न पूछा गया है। 23वां देखिए, भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन में आपको अंतर बताने हैं। तो चलिए सभी के आंसर देख लेते हैं। देखिए 22वें का आंसर इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर आपका देखिए जीएसटी और पुरानी कर व्यवस्था की तुलना आपको करनी है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में अंतर, तो ये हो जाएगा भुगतान संतुलन और ये हो जाएगा आपका व्यापार संतुलन में अंतर। और 23वां देखिए, इस प्रकार से 4 नंबर का आपका प्रश्न पूछा है, एक सवाल भी आपसे पूछा गया है। तो इस प्रकार से आपको करना है। 23वें का ये आंसर आपका ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हो जाता है आपका कक्षा 12वीं का आपका अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का पेपर पूरा। आपको वीडियो कैसा लगा बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक।